welcome back to my channel. In this video, we will talk about the major causes of the revolt of 1857. Causes मतलब क्या कारण रहे थे, किस वजह से 1857 की क्रांति रिवॉल्ट हुआ था। अब हर काम के पीछे, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें सरवाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत है। सिमिलरली 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके भी पीछे कई रीजंस थे। द मेन रीजंस आर गिवन ऑन द स्क्रीन। First, we will talk about the political causes of the revolt. In 1798, Lord Wellesley became the Governor-General of India. His main target was the expansion of the British dominance in India and the subjugation of Indian states. मतलब उनका मेन टारगेट यही था कि वो किसी भी तरह करके ब्रिटिश रूल को बढ़ाना चाहते थे. He was against treaties, peace and the policy of non-invention. और अपने इसी एम्बिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने 1798 में सब्सिडारी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. जो स्टेट इस सिस्टम के अंडर होती थी, उन स्टेट्स को अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को सरेंडर करना पड़ता था. किसी भी तरह की बातचीत किसी दूसरी स्टेट से बिना कंपनी की परमिशन के नहीं की जा सकती थी. उस स्टेट को एक ब्रिटिश रेजिस्टेंट एक्सेप्ट करना पड़ता था उनके हेडक्वार्टर्स में, और कंपनी इसके बदले में उस स्टेट को फॉरेन इन्वेंशन से प्रोटेक्ट करती थी. बट इट वाज नॉट ट्रू इन रियलिटी. दिस सिस्टम वाज प्रूव बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश. द इंडियन प्रिंसेस वर डिप्राइव्ड ऑफ द कंपनी. उस स्टेट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे ब्रिटिशर्स ने इंडियन किंग से लार्ज एक्सपेंसेस लिए आर्मी क्रिएट करने के लिए. मीन्स द सिस्टम गेव अ चांस टू फर्दर एक्सपेंड देयर टेरिटरीज इन इंडिया. जो ब्रिटिश रेजिस्टेंट इंडियन किंग्स के कोर्ट में रहते थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को जाकर देते थे कि किंग के किसके साथ में फैमिली रिलेशंस है, किस स्टेट के साथ में उसकी दुश्मनी है. जो ब्रिटिश रेजिस्टेंट था वो इंडियन किंग्स के कोर्ट में उनके हर फैसले में अपना इंटरफेरेंस करता था, जो कि किंग्स को बिल्कुल पसंद नहीं था. और धीरे धीरे इंडियन किंग्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल दोनों ही इंडिपेंडेंस खो दी थी. मीन्स द ब्रिटिशर्स बिकेम द रूलर्स ऑफ द स्टेट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ द वेज. The Nizam of Hyderabad, the ruler of Mysore, the Nawab of Awadh, the Peshwa and the Scindia were the chief rulers who accepted the subsidiary alliance system. Now we will talk about the doctrine of lapse. The Governor General Lord Dalhousie applied the doctrine of lapse for the annexation of Indian states. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन डिपेंडेंट किंग की डेथ बिना किसी उसके लेजिटिमेट हायर के हो जाती थी, तो जो स्टेट थी वो डायरेक्टली एनेक्स और लैप्स हो जाती थी, और कोई भी अडॉप्टेड सन किंग की प्रॉपर्टी को एंटाइटल नहीं कर सकता था. मीन्स एन अडॉप्टेड सन वॉज एंटाइटल्ड टू यूज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द डिक्रीज रूलर बट नॉट हिज रॉयल स्टेटस. The company did not recognize the adopted son of Rani Lakshmi Bai of Jhansi as the heir of the throne after her husband's death. ब्रिटिशर्स ने रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था. मतलब ब्रिटिशर्स ने झांसी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, अपने अंडर ले लिया था. सतारा, जैतपुर, Samalpur, Baghat, Udaipur, Jhansi and Nagpur are the states that were annexed by the doctrine of lapse. Dalhousie also annexed the state of Awadh by justifying that this would free its people from misrule and misgovernance. कर्नाटक और तांजौर के जो नवाब थे, उन्होंने अपना रॉयल स्टेटस भी खो दिया था. The pension to Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, was denied and he was forced to live in Kanpur, far away from his ancestral palace in Pune.
मुस्लिम्स की फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई थी because as the names of Mughal kings were removed from the coins minted by the company. बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की फैमिली रेड फोर्ट में नहीं रहेगी। अब वो किसी दूसरे पैलेस में रहेगी जो कि कंपनी द्वारा दिया जाएगा। बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर के सक्सेसर को किंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको किंग ज़रूर माना जाएगा। कंपनी अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल था वो कर रही थी। इंडियन किंग्स का रूल, उनका शासन किसी न किसी तरह ब्रिटिश के अंडर जा रहा था और उनकी सारी पावर उनसे छिन रही थी। इंडियन किंग्स को कंपनी पे शक होने लगा कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब इसी वजह से परेशान होकर सारे किंग्स ने रिवॉल्ट में साथ दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। उस टाइम पे जितनी भी हायर पोस्ट थी सिविल और मिलिट्री में, वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व करके रखी थी। मतलब इंडियंस हायर पोस्ट पे नहीं रह सकते थे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी। और इसी वजह से अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियंस ने रिवॉल्ट में साथ दिया और वो रिवॉल्ट में उतरे। इंडियंस के लिए मिलिट्री और सिविल में प्रमोशन के चांसेस बहुत कम थे, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही चांसेस नहीं थे कि इंडियंस का प्रमोशन हो। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को बहुत कम अमाउंट में सैलरी देते थे और इंडियंस इस बात से भी बहुत परेशान थे। The highest post for an Indian in military was that of a Subedar, and in the civil services was that of a Sadr Aman. Now we will talk about the military causes of the revolt. मिलिट्री कॉजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब वो एक सिमिलर है। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस किए जिनके अकॉर्डिंग इंडियन सिपाहीज को सी को क्रॉस करके जाना पड़ता था। लेकिन उस टाइम पे इंडियंस के लिए सी क्रॉस करना मतलब अपने धर्म को छोड़ना था। इस वजह से इंडियन सिपाहीज जो थे उनकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई। 1824 में जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिपाहीज से बुर्मा में जाके फ़ाइट करने के लिए कहा, तो इंडियन सिपाहीज ने समुद्र के रास्ते जाने के लिए मना कर दी कि नहीं, हम समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम लैंड रूट प्रेफर करते हैं, ना कि सी रूट। फिर ब्रिटिशर्स ने एक नया लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग इंडियन सिपाहीज को और सारे सिपाहीज को समुद्र को पार करके जाना पड़ता था जब भी वो रिक्वायर्ड होता था। As the Indian sepoys mostly belonged to the villages with agricultural backgrounds, they fully supported the peasants in the revolt. इंडियन सिपाहीज जो थे वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर साइड से बिलोंग करते थे और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को बहुत परेशान किया था अपनी हार्श पॉलिसीज से। इसलिए जो इंडियन सिपाहीज थे उन्होंने पीजेंट्स का साथ दिया रिवॉल्ट में, और इस तरह इंडियन किंग्स और इंडियन सिपाहीज, फिर चाहे वो सिविल से हो या फिर मिलिट्री से हो, उन्होंने रिवॉल्ट में साथ दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट। पीजेंट्स और जमींदार दोनों ही ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसीज से सेटिस्फाइड नहीं थे और वो हाई टैक्सेस के भी अगेंस्ट थे। जब पीजेंट्स इतने हाई अमाउंट को देने में अनेबल होते थे तो या तो वो मनी लेंडर से पैसे बोरो करते थे और या फिर अपनी लैंड को ब्रिटिशर्स के नाम कर दिया करते थे। मतलब ब्रिटिशर्स उस लैंड को उनसे छीन लिया करते थे। ब्रिटिशर्स चीप अमाउंट में रॉ मटेरियल्स इंडिया से लिया करते
और उन रॉ मटेरियल्स को अपने कंट्री में जाके मैन्युफैक्चर किया करते, बनाया करते और फिर उन्हें वापस जाके यहाँ इंडिया में बेचा करते। अब जो इंडियंस थे वो ज़्यादातर मशीन मेड गुड की तरफ शिफ्ट होने लगे और उन्होंने धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और वो मशीन मेड गुड्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडियन इंडस्ट्रीज़ दोनों ही एक्सप्लॉइट हो गई थी और जो लोग थे उन वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे। अब उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही छिन गई थी और इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट में साथ दिया। Now we will talk about the social and religious causes of the revolt. जो ब्रिटिशर्स थे वो हम इंडियंस को अपने से छोटा मानते थे और अपने आप को सुपीरियर समझते थे और वो हिंदूज, बारबेरियंस और मुस्लिम्स को क्रूर और इंटॉलरेंट मानते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस की इंसल्ट करते थे। वो उन लोगों का कहना था कि तुम अपना ड्रेसिंग सेंस देखो, अपना ट्रेडिशन देखो। वो हमें अपने आप से अलग करते थे कि तुम बहुत छोटे हो हमारे सामने। अब हर कोई चाहता है कि उनका धर्म ज़्यादा फैले, उनका धर्म सबसे ज़्यादा माना जाए। इसी तरह जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने इंडियंस को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ट्राई किया और उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिश से। 1850 में एक नया लॉ पास हुआ जिससे क्रिश्चियनिटी को फैलाना और भी इजी हो गया और गॉडनेस यानी हिंदू धर्म के जो देवी देवता थे उनके अगेंस्ट थे। लेकिन हम जो इंडियंस थे, जो हिंदूज थे, वो अपने देवी देवता, अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे और इसीलिए उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट में साथ दिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिंदू टेम्पल्स और मुस्लिम मॉस्क दोनों लैंड से ही टैक्स देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इंडियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत एफर्ट किए इंग्लिश एजुकेशन यानी वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में फैलाने के लिए। उन्होंने विडो मैरिज और लेजिस्लेशन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती यानी सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए और विडो मैरिज को एबॉलिश करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स किए। ये सारे एक्ट्स इंडियंस के द्वारा ऐसे रेगुलेट किए गए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ में डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं था। हम जो इंडियंस हैं वो अपने धर्म को लेके, अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इसलिए जो इंडियंस थे उनकी बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट में साथ दिया। Now we will talk about the most important cause of the revolt of 1857, the immediate cause of the revolt. 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। उस राइफल के चारों तरफ एक ग्रीस्ड पेपर अटैच था और उस राइफल को लोड करने के लिए सिपाही को उस पेपर को मुंह से निकालना पड़ता था। 1857 में एक अफवाह फैली जिसके अनुसार जो ग्रीस्ड कैटराइज था वो काऊ और पिग इन दोनों एनिमल्स के फैट से बना हुआ था। काऊ और पिग ये दोनों ही एनिमल्स हिंदू और मुस्लिम धर्म में बहुत ज़्यादा माने जाते थे, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। इंडियन सिपाहीज ने फिर जो राइफल थी उसको यूज़ करने से मना कर दिया और रिवॉल्ट किया। This incident gave the necessary spark to the fire of anger and discontent burning in the hearts of Indians. यानी इस इंसिडेंट ने एक चिंगारी की तरह काम किया जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ और इस तरह सभी सोसाइटीज़ के लोगों ने अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और इस तरह रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। और ये सब कारण रहे थे जिस वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था।
जिसमें इनफील्ड राइफल ने एक चिंगारी की तरह काम किया।